तो स्टूडेंट आज शुरू करेंगे हम स्थायी रूप से कृषि कार्य करने वाले मुल्लुकुरुम्बा के बारे में। ये भी एक जनजाति है और उनके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक ऐसी जनजाति है, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ मुल्लुकुरुम्बा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ऐसी जनजाति है जो लंबे समय से स्थायी रूप से कृषि कर रही है। स्थायी रूप से एक बात की जाए तो स्थायी रूप से कृषि करती आ रही है। इन्होंने सफलतापूर्वक धान की खेती और अन्य खाद्य पदार्थों की खेती का मिश्रण किया है। अन्न पैदा करने वाले अन्य समुदायों की तरह वे भी अपनी अतिरिक्त उपज के एक हिस्से को बेचकर अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये भी अपनी कह सकते हैं अपनी उपज जितना भी इनसे होता है इनकी उपज, और उसको ये बेच कर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मुल्लुकुरुम्बा की बात की जाए, मुल्लुकुरुम्बा अपने प्रदेश में रहने वाले पड़ोसी समुदायों से अंतक्रिया करते हैं। जिनके पड़ोसी होते हैं उनसे ये अंतक्रिया, जो भी चीज़ों की बात की जाए तो लेना या बेचने का काम जो भी होता है अपने पड़ोसियों से ही करते हैं, और काफ़ी समय से जंगल के छोर पर ही रहते आए हैं। प्राचीन काल में दूसरे समूह के साथ इनके संबंध श्रेणीबद्ध थे। ये श्रेणीबद्धता शुद्धता की धारणा पर आधारित थी। वे स्वयं भी उस क्षेत्र की कुछ जातियों की सेवा प्राप्त करते थे। मतलब अपनी सेवाएं देना और सेवाएं लेना कहीं न कहीं इनमें चलता था ये। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। संक्षिप्त इतिहास आवास के बारे में जानेंगे, जैसे हम पढ़ते आए हैं सभी के बारे में। तो ऐसी मान्यता है कि आज के कुरुम्बा दक्षिण भारत के महान शक्तिशाली पल्लव राजाओं के वंशज हैं। ये किसके वंशज हैं? पल्लव राजाओं के वंशज हैं। कुल्लू ये दक्षिण भारत के हैं। आधुनिक शोधकर्ता कहते हैं कि वायनाड के कुरुम्बा मूल निवासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। इन लोगों ने उसमें भाग भी लिया था। मुल्लुकुरुम्बा तमिलनाडु में नीलगिरी के गुडलूर और तालुका और केरल में वायनाड की पहाड़ियों के क्षेत्र में रहते हैं। तो कह सकते हैं कि तमिलनाडु के क्षेत्रों और केरल के क्षेत्रों में ये रहते हैं। मुल्लुकुरुम्बा की बस्ती को विंडू कहा जाता है। इनकी जो बस्ती होती है मुल्लुकुरुम्बा की, इनको विंडू कहा जाता है, और उनकी बस्ती में कोई दूसरी जनजाति या जाति नहीं रहती। मुल्लुकुरुम्बा का अलग रूप रंग होता है। इनकी एक बात की जाए तो इनकी अलग ही रूप रंग होता है, जिससे वे आसानी से इस जनजाति के सदस्यों की तरह पहचाने जाते हैं। तो इनका अलग रूप रंग के बारे में भी जानेंगे। इनके रूप रंग की वजह से इनको पहचान लिया जाता है। तो क्या है, कई सदियों से इस भौगोलिक क्षेत्र में चिट्टी, उर्ली-कुरुम्बा, काटो, नाइकन, उपनिया भी रहते आए हैं। ये सभी समूह अलग अलग बस्तियों में रहते हैं, और इनमें से जो उर्ली-कुरुम्बा कृषि के अलावा टोकरी बनाने में भी माहिर है। उर्ली-कुरुम्बा की बात की जाए तो ये कृषि तो करते ही हैं, उसके साथ ही टोकरी बनाने में भी ये माहिर हैं। ये मिट्टी के बर्तन बनाने और लोहारी का कार्य भी करते हैं। मिट्टी के बर्तनों को भी बनाने का काम ये करते हैं, और लोहार की बात की जाए तो वो काम भी करते हैं उर्ली-कुरुम्बा। ये समूह एक श्रेणीबद्ध संबंध में बंधे हुए हैं। श्रेणियों की बात की जाए तो उसमें बंधे हुए हैं, और आपस में वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय करते हैं। मतलब वस्तुएं लेना और देना, एक वस्तु ली उसके बदले कोई और चीज़ ले लेना, तो इस तरह इनमें ये कार्य चलता रहता है। चेट्टी समूह का स्थान सबसे ऊपर है। चेट्टी की बात की जाए तो ये भी एक समूह है, इनका स्थान सबसे ऊपर है। उसके बाद मुल्लुकुरुम्बा आते हैं। सबसे ऊपर की बात की जाए तो चेट्टी समूह है, उसके बाद मुल्लुकुरुम्बा आते हैं। इस श्रेणी में पनिया सबसे नीचे आते हैं। जो पानी की बात की जाए, मैं आपको बताऊंगी अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करके। जो पनिया की बात की जाए, ये भी एक श्रेणी है, और ये सबसे नीचे आते हैं। ये श्रेणीबद्धता रोज़ाना की ज़िंदगी में अनुष्ठानिक अवसरों पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। मतलब कि कोई भी अनुष्ठानिक कार्य होता है तो ये जाति की बात की जाए, ऊंच या नीच, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इनमें। तो ये श्रेणीबद्ध रोजाना की ज़िंदगी में और अनुष्ठानिक अवसरों पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पूर्व काल में मुल्लुकुरुम्बा कृषि, शिकार और मछली पकड़ने पर
निर्भर करते थे। किस पर निर्भर करते थे? कृषि, शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर करते थे। अब उन्होंने शिकार करना पूर्णतः बंद कर दिया है, जो भूमि को रखने में सफल हो सके हैं। अब ये क्या करते हैं? ये भूमि पर ही काम करते हैं। वह धान की खेती के अलावा धन अर्जित करने वाले खाद्यान्नों जैसे काली मिर्च, चाय, कॉफ़ी की कृषि भी करते हैं। मुल्लकुरुम्बा अब एक बड़ी संख्या में चाय और कॉफ़ी बागानों में वे दूसरों की खेती में दैनिक रूप से मजदूरी करने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये चाय की खेती, कॉफ़ी जैसे बागानों की बात की जाए तो उसमें काम करते हैं और दूसरों की खेती पर भी जाके मजदूरी का काम करते हैं। कुल्लू मुरुम्बा नहीं, मेरे मुँह से कुल्लू मुरुम्बा निकल गया। ये मुल्लू कुरुम्बा की बात की, मैंने उल्टा बोल दिया। ये मुल्लू कुरुम्बा है, जिनके बारे में अभी हमने जाना, इनके आवास के बारे में जाना और इनके क्या व्यापार कैसे करते हैं, विनिमय कैसे करते हैं एक दूसरे से ये, और क्या चीज़ करते हैं, पहले क्या करते थे, कृषि अब करने लगे, पहले शिकार भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में जाना। अब हम इनके समूह के बारे में जानेंगे। समूहकरण के बारे में जानेंगे तो मुल्लुकुरुम्बा लगभग 20 मील के घेरे वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये कहाँ पर? 20 मील के घेरे एक क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें ये फैले हुए हैं। मुल्लुकुरुम्बा के अनुसार उनकी जनसंख्या 4 क्षेत्रों में फैली हुई है। 4 क्षेत्रों की बात की जाए तो उनमें ये फैली हुई है इनकी जनसंख्या। उनके लिए उन क्षेत्रों की सीमा अच्छी तरह से जानी पहचानी हुई है। इस तरह का सीमाकरण अब केवल उनके विचारों मात्र में सीमित है और इसका वास्तविकता के स्तर पर कोई स्थान नहीं है। मुल्लकुरुम्बा एक अंतर्विवाहित समूह है, अर्थात मुल्लकुरुम्बा जनजाति के सदस्य केवल अपने समूह में विवाह करते हैं। ये दूसरे समूह की बात की जाए तो उसमें विवाह नहीं करना पसंद करते, ये सिर्फ अपने समूह में ही विवाह करते हैं। इस समूह में 4 बहिर्विवाह मात्र कुल हैं। कुल की सदस्यता का निर्धारण माँ की ओर किया जाता है। अब इन कुलों का केवल अनुष्ठानिक महत्व रह गया है। मुल्लकुरुम्बा समाज में पितावंश परंपरा पर आधारित कुल भी होते हैं, मतलब माता वंश पे भी होते हैं और पिता वंश पर भी अब ये आधारित होते हैं। दोनों माता वंश और पिता वंश की बात की जाए तो माता और पिता कुलों में विवाह वर्जित है। अगर माता की बात की जाए तो माता के कुल से अगर बात की जाए तो जो माता के जो भी बच्चे हैं उसके माता वंश से विवाह नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर पिता के रिश्तेदार हैं, बहुत लंबी पीढ़ी आ रही है पिता की, तो उससे जो पिता के बच्चे हैं कह सकते हैं वो विवाह नहीं कर सकते अपने ही पिता के। लंबी आ रही अगर पीढ़ियों की बात की जाए तो उसमें उत्तराधिकार पिता से पुत्र को ही मिलता है। तो अगर उत्तराधिकार की बात की जाए, संपत्ति की बात की जाए तो पिता से पुत्र को ही मिलता है। तो आपने समझा इनके समूह के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इनके परिवार, नातेदारी और विवाह के बारे में कि इनके परिवार, नातेदारी, विवाह में कैसा क्या होता है। इसमें आपने अच्छी तरह समझा कि इनमें विवाह कि सिर्फ ये अपने ही उसमें विवाह करना पसंद करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे परिवार, नातेदारी, विवाह के बारे में। तो मुल्लकुरुम्बा परिवार में सामान्यतः पति, पत्नी और बच्चे होते हैं। इनमें पति, पत्नी और बच्चे होते हैं, पर ये इकाई समय के साथ बढ़ती है और इसमें विवाहित पुत्र भी शामिल हो जाते हैं। जो विवाहित बच्चे होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विवाहित पुत्र सोने के लिए अलग घर बना लेता है। विवाह के पश्चात महिला अपने पति के घर जाती है, मतलब जब विवाह हो जाता है तो महिला अपने पति के घर जाती है, जो कि प्राय दूसरे गांव में होता है। वह दूसरे गांव जाती है क्योंकि ये लोग ग्राम बहिर्विवाह करते हैं, मतलब गांव से बाहर विवाह करते हैं अपने बच्चों का, उसी गांव में नहीं करते, ये गांव से बाहर विवाह करते हैं अपनी लड़कियों का। जब एक परिवार में 2 से अधिक पुत्रों का विवाह हो जाता है तो ये परिवार 1 से अधिक इकाइयों में बढ़ जाता है। दादा दादी के मरने के बाद प्राय बड़ा परिवार छोटी इकाइयों में बढ़ जाता है, मतलब अब सिर्फ एकल परिवार में ही हो जाता है, पूरा बड़ा परिवार नहीं होता अगर दादा दादी मर जाते हैं तब। इस तरह मुल्लकुरुम्बा समाज में प्राकृतिक कारणों जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह और विभाजन से परिवार का आकार बढ़ता या घटता रहता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार बढ़ गया, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो परिवार घट गया, विवाह से परिवार बढ़ गया, अगर विभाजन हुआ तब भी परिवार की बात की जाए तो वो बढ़ गया।
लेकिन विवाह से परिवार जो है बढ़ता है। एक परिवार से निकली अन्य इकाइयाँ नया घर उसी गांव में बनाती हैं। मूलकुरुम्बा पुरुष अपने गांव से बाहर बहुत ही कम जाते हैं। अपने गांव से बाहर ये बहुत कम जाते हैं। पुरुष की बात कर रही हूँ मैं। परिवार में घर के जो बूढ़े लोग होते हैं, पुरुष के हाथ में सत्ता होती है। अधिकांश निर्णय वह ही लेता है। घर में दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति सबसे बड़ा लड़का होता है। घर में सारे काम जैसे कपड़ा धोना, सफाई करना, पानी लाना, अनाज से भूसा निकालना और खाना पकाना आदि घर की बहुएं करती हैं। ये सारा काम घर की बहुएं करती हैं। वे खेतों में भी काम करती हैं और मजदूरी के लिए भी जाती हैं। दूसरे खेतों में वो मजदूरी के लिए भी जाती हैं। मूलकुरुम्बा लड़कियां अंदाजन 7 वर्ष के बाद अपनी आयु श्रेणी के शयनागार में सोती हैं। सामान्यतः मतलब अपनी ही महिलाएं जहाँ पे जैसे उनकी उम्र हो जाती है उन्हीं महिलाओं के साथ वह लेटना शुरू कर देती हैं। सामान्यतः 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष या 16 वर्ष या बात की जाए 17 या उससे अधिक लड़कियों के लिए अलग अलग शयनागार होते हैं। मतलब कह सकते हैं उनके लिए अपना लेटने का एक जगह होती है। आगे बढ़ते हैं। परिहार एवं परिहास संबंध। बहू और ससुर या वर्गीकृत ससुर और जेठ या वर्गीकृत जेठ के बीच परिहार संबंध होता है, परंतु देवर परिहार संबंध जिसमें बहुएं पर्दा रखती हैं, परंतु देवर भाभी के बीच दोस्ती के संबंध होते हैं। वे एक दूसरे के साथ मजाक भी कर सकते हैं। एक महिला का अपनी छोटी बहन के पति से भी परिहार संबंध होता है। परिहार मतलब मजाक का संबंध ना हो जिसमें, उसी को परिहार संबंध कहा जाता है। एक पुरुष अपने छोटे भाई की पत्नी से बात भी नहीं करता है। छोटे भाई की अगर पत्नी है तो उसे बात भी नहीं करता है, पर उसका अपनी पत्नी की छोटी बहन से परिहास संबंध होता है। मतलब कह सकते हैं मजाक का संबंध होता है। जैसे कह सकते हैं साली, इसकी साली लगेगी अगर बात की जाए तो। जो आपस में परिहार संबंध रखते हैं उन्हें ठिंडाकुलम या अछूत कुल कहते हैं। पिता के भाइयों को पिता जितना ही सम्मान दिया जाता है, अगर किसी का पिता जीवित नहीं है तो वह अपने पिता के भाई से सलाह लेता है। उन्हें पयप्पन या इयप्पन कहा जाता है। क्रमशः इसका अर्थ होता है बड़ा पिता या छोटा पिता। इसी तरह माता की बहनों को भी माँ की तरह सम्मान दिया जाता है। जो मौसी की बात की जाए तो उनको भी माँ की तरह ही सम्मान दिया जाता है। उन्हें पयम्पे और अयम्पे कहा जाता है, जिसका अर्थ है क्रमशः बड़ी माँ या छोटी माँ। उनके पतियों को उसी शब्दावली से संबोधित किया जाता है जिससे पिता के भाई को। चिंतान, अनियार, एटाथी और इनियाथी ये विभिन्न शब्द वे अपने विभिन्न वर्गीकृत नातेदारों के लिए प्रयुक्त करते हैं। चिंतान का अर्थ है बड़ा भाई। छोटे भाई को अनियार कहा जाता है। कहेंगे। बड़ी बहन को एटाथी कहेंगे और छोटी बहन को अनियार्थी कहते हैं। तो सारे शब्द देखा आपने किस प्रकार। ये शब्द अपने भाई बहनों के अलावा चचेरे, मौसेरे, मुमेरे या फुफेरे भाई बहनों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। इनके लिए भी शब्द बोले जाते हैं। इन सारे नातेदारों की परिस्थिति बराबर होती है। केवल उम्र के आधार पर इनमें भेद माना जाता है। जैसे कोई छोटा उम्र में है तो उसको तो उम्र के आधार पर ही किया, तो वैसे इनमें कोई भेद नहीं किया जाता। अब इनके विवाह के बारे में जानेंगे कि इनमें विवाह कैसा होता है। मुलुकुरुम्बा में अपने समुदाय में अंतर्विवाह होते हैं। मतलब अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। अर्थात विवाह संबंध केवल मुलुकुरुम्बा जनजाति में ही हो सकते हैं। वे कुल और ग्राम से बाहर विवाह करते हैं। मतलब गांव से बाहर।
अर्थात वे अपने कुल एवं ग्राम में विवाह संबंध नहीं कर सकते। इस समाज में नातेदारों से भी विवाह नहीं होते। जो नातेदार होते हैं उनसे भी विवाह नहीं होते हैं। जैसे गांव के अपने नातेदार हो गए, रिश्ते नातेदार हो गए, जो पास पास रहते हैं उनसे भी विवाह नहीं होता है। पहले इनके यहाँ हरण विवाह और बल प्रयोग से विवाह काफ़ी लोकप्रिय था। हरण विवाह मतलब हर मतलब कह सकते हैं ज़बरदस्ती कर लेना, उस प्रकार यह बल प्रयोग से विवाह काफ़ी लोकप्रिय था। हरण विवाह में लड़का लड़की की रजामंदी आवश्यक है, लेकिन बल प्रयोगों से किए गए विवाह में लड़का नदी या तालाब में नहाते या कपड़ा धोते समय लड़की का अपहरण कर लेता है। पहला तरीका ओडी कुडल साथ भगाना जिसे कहते हैं, इसे ओडी कुडल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है साथ भगाना। और दूसरा अत्रुकुंडवे नदी के पास से उठाना, ये कहलाता है। माता पिता द्वारा किया गया विवाह वीडू कुड़वा मतलब घर वालों द्वारा, इसे कहते हैं वीडू कुड़वा विवाह कहलाता है। जबकि अत्रुकुड़वा इतना अधिक लोकप्रिय है, अत्रुकुड़वा जो नदी के किनारे से उठाना, जो इसे अत्रुकुड़वा ही कहते हैं, तो अत्रुकुड़वा इतना अधिक लोकप्रिय है कि ये घर वालों द्वारा तय विवाह में भी झूठ मूठ का झगड़ा करते हैं। इस दिखावटी झगड़े में लड़के वाले लोग वधू का हाथ पकड़ कर कहते हैं, हमारे वीडू में आओ, हमारे यहाँ एक बड़ी नदी है, उसमें मछली पकड़ना और नहाना, इस जगह को छोड़ दो। उनका कहना होता है कि इसमें मछली पकड़ना और नहाना या इस जगह को छोड़ दो। वधू पक्ष वाले लड़की का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये इनमें परंपरा इनमें ये होती है। जो लड़की वाले के परिवार वाले होते हैं वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। मुल्लाकुरुम्बा में विवाह के एक और तरीके का भी प्रचलन है। इसे वहाँ की भाषा में मुक्का वझी 3/4 रास्ता जिसे कहते हैं, इसे मुक्का वझी और इसको 3/4 रास्ता कहते हैं। इसमें वधू जो कि विधवा या तलाकशुदा होती है, इसमें वधू वर पक्ष वालों से अपने घर से आधे रास्ते कहीं मिलती है और उसे वहाँ उस वर के घर ले जाया जाता है। मतलब आधे रास्ते से ही वो उसको मिल जाती है और लड़का उसे अपने घर ले जाता है। मुल्लाकुरुम्बा वधू मूल्य भी लेते हैं, मतलब मूल्य की बात की जाए पैसों से या किसी भी चीज़ से लेते हैं, जो कि आजकल बढ़ता जा रहा है। इनके समाज में तलाक बहुत अधिक नहीं होते और विधवा एवं विधुर पुनः विवाह की अनुमति है। तो इनमें तलाक तो बहुत अधिक नहीं होते, लेकिन विधवा या विधुर की बात की जाए तो पुनः विवाह की इनमें अनुमति होती है कि वे दोबारा विवाह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके राजनीतिक सत्ता और अनुष्ठानिक के बारे में जानेंगे। तो इसमें सभी ने आपने उनके विवाह के बारे में जाना कि कैसे इनका विवाह होता है। अब इनकी सत्ता किसके हाथ में होती है जानेंगे। मुल्लाकुरुम्बा समाज में जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों की परिषद होती है। पहले इस परिषद का मुखिया नायर हुआ करता था, लेकिन अब उसका पद प्राय लुप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन उससे नीचे की संरचना जिसका मुखिया मुल्लाकुरुम्बा होता है अभी भी अशुण है। मुल्लाकुरुम्बा गाँव के समूह का मुख्य मूपन कहलाता है। जो मुखिया की बात की जाए उसे मूपन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूपन कहते हैं। उनके समाज में इस प्रकार के 13 मुखिया हैं जिनसे वृद्ध लोगों की परिषद का निर्माण होता है। जो बूढ़े लोगों की परिषद होती है उनका निर्माण होता है। मुखिया या मूपन पद वंशानुक्रम द्वारा तय होते हैं, मतलब अभी दादा थे, उनके बेटे आए, उनके बेटे, तो ये वंशानुक्रम द्वारा तय होते हैं। लेकिन परिषद का मुखियाओं में सबसे वृद्ध व्यक्ति को बनाया जाता है। जो मुखियाओं में सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको ही बनाया जाता है। परिषद मुल्लाकुरुम्बा के बीच होने वाले झगड़ों का निपटारा करती है। जो परिषद होती है मुल्लाकुरुम्बा के जो बीच होने वाले झगड़े होते हैं उसका निपटारा करती है। वह ये देखती है कि परंपरागत अधिकार बने हैं या नहीं। मुखिया लोग अपने अपने गाँव के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। वृद्धों की सत्ता की मान्यता प्रत्येक स्तर पर होती है, मतलब इनकी मान्यता की बात की जाए तो हर स्तर पर होगी, इनकी बात को माना जाएगा।
चाहे वह घरेलू स्तर पर हो या ग्राम स्तर पर हो या कई ग्रामों के बीच में हो, इनकी बात हमेशा मानी जाती है। मुलुकुरुम्बा जीवन चक्र अनुष्ठान मानते हैं। ये जीवन चक्र अनुष्ठान मानते हैं जिनमें जन्म, युवा अवस्था में प्रवेश, जब जन्म होगा तब अनुष्ठान करेंगे, जब युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे तब ये अनुष्ठान करेंगे। विवाह एवं मृत्यु आदि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन अनुष्ठानों में उनके नातेदार, गांव का मुखिया एवं दूसरी जातियों और जनजातियों के लोग विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। जन्म, युवावस्था में प्रवेश एवं मृत्यु के अवसरों पर वह छूत दूर करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। मतलब कह सकते हैं जो भी इनके अंदर मान्यता होती है, कोई छूत है या कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ कह सकते हैं, मृत्यु के बाद जो भी अनुष्ठान होते हैं उसको ये पूरा करते हैं। ऐसे अवसरों पर वह नाई एवं अन्नाई अनुष्ठानिक तेल लेते हैं। वह नायर धोबी से छूत दूर करने के लिए बच्चों के जन्म पर और एक लड़की के युवा होने पर राख एवं पानी लेते हैं। मतलब माथु जिसे कहते हैं, उसे राख एवं पानी लेते हैं। ये अनुष्ठान मुलुकुरुम्बा समाज में सामाजिक एकता की मात्रा को बढ़ाता है। विशेषाधिकार एक जिम्मेदारियों के आंतरिक रूप दर्शाता है और दूसरे समूह से उनके संबंध भी दिखाते हैं। तो उनके अनुष्ठान, जैसे आपके घर में अगर आपके परिवार की बात की जाए तो जो अनुष्ठान होता है उसी प्रकार सब अनुष्ठान कहीं न कहीं बड़े उससे किया जाता है, उसी प्रकार इनमें भी ये अनुष्ठान किया जाता है। चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, युवा अवस्था हो, तो सब में अनुष्ठान किया जाता है। अब पढ़ेंगे हाल में हुए परिवर्तन के बारे में। मुलुकुरुम्बा अभी भी सुसंगठित समूह की तरह बने हुए हैं, ये अभी भी बने हुए हैं, लेकिन विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एक राजनीतिक परिवर्तनों से इनकी जनसंख्या में थोड़ा बिखराव अवश्य हो गया है। मूपन की सत्ता अब धार्मिक क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। ये धार्मिक क्षेत्र में ही इनकी जो मुखिया की बात की जाए तो धार्मिक क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। पड़ोसी समूह से उनके परंपरागत जो श्रेणीबद्धता वाले संबंध टूट रहे हैं। अगर नायर, नाई और धोबियों ने अपनी अनुष्ठानिक सेवाएं देनी बंद कर दी हैं, जो पहले शादी विवाह में या जो कह सकते हैं नाई या धोबी या कह सकते हैं उन्होंने जो अपना जो पुरानी जो करते थे वो काम उन्होंने करना छोड़ दिया है। जो अनुष्ठानिक सेवाएं पहले वो देते थे वो अब देना उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम यही रखेंगे, नेक्स्ट हम दूसरा लेकर आएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जनजातीय समाज में धर्म, इनके धर्म के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। समझ में आया होगा तो बताइएगा।